हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं बता दिया था जैन धर्म के बारे में, तो आज उसी में जो मेरा टॉपिक है जैन धर्म के बारे में, जो उनकी कैसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी पढ़ा दिया था। और वो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, जितने भी उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी जितने भी अपने उपदेश दिए थे वह प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी के द्वारा जो दिया गया उपदेश था वो सारा प्राकृतिक भाषा में था। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो दिया गया उपदेश था वो सारा प्राकृतिक भाषा में था। 468 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु नाम के इनके दो शिष्य हुए। भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय शिष्य हुए, प्रिय अनुयायी थे। भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके सबसे प्रिय क्या थे? अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। मतलब कि मौर्य काल में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ने के कारण वहां की जो भी जीविका थी, जीवन थी, सारे अस्त व्यस्त हो गए। कोई स्वाभाविक है कि जहाँ 12 वर्ष का 1-2 वर्ष भी जहाँ सूखा पड़ जाए वहाँ जीवन जीना काफी कठिन हो जाएगा। तो 12 वर्ष तो काफी लंबा टाइम होता है। तो 12 वर्ष के अकाल पड़ने के दौरान वहाँ पे जीवन जीविका जुटाना वहाँ के लोगों के लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल हो गया था। जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए थे। अकाल पड़ने के कारण जो भद्रबाहु थे, जो भी उनके अनुयायी थे, उनको लेकर वो कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए। अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इन्हीं के साथ आया था। कहां से? कर्नाटक से। जिसने कर्नाटक के स्वर्णगोला में सलेखना से प्राण त्याग दिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह अपने अंतिम समय कर्नाटक के स्वर्णगोला में वह संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और भीषण अकाल पड़ने के बाद भी स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे। जो भी स्थूलभद्र के अनुयायी थे वह श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिसे श्वेतांबर कहा गया है। और इनके अनुयायियों को क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए जैन समितियां बनाई गई। मतलब कि जैन धर्म के विस्तृत, उसका विस्तार करने के लिए जैन समितियां बनाई गई। और पहली जैन समितियां 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। पहली जो जैन समितियां थी वो 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूलबाहु ने इसकी अध्यक्षता किया। उसी ने भद्रबाहु 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। उसी ने भद्रबाहु 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। कौन? भद्रबाहु ने। उसके बाद द्वितीय जैन संगीति, यह 6वीं शताब्दी में, जो द्वितीय जैन संगीति थी वो 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता श्रमण ने किया था। इसकी अध्यक्षता देवाजी श्रमण ने किया था। देवाजी श्रमण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना की गई थी। उसी संगति में 12 उपांग की
रचना की गई थी। प्रमुख जैन मंदिर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन मंदिरों के बारे में। जैन मंदिर है पहला, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में जो मथुरा था वह बहुत ही प्रमुख केंद्र था। किसके काल में? मौर्य काल में मथुरा सबसे प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली मंदिर भी कहते हैं, जिसे बाहुबली मंदिर भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा आज महावीर स्वामी ने अपने उपदेश को किस में दिया था? प्राकृतिक भाषा में दिया था। और इनका 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके दो अनुयायी थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। लेकिन 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ने के कारण जो भद्रबाहु थे वे अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, दक्षिण भारत में, और जो स्थूलभद्र थे वो यही रह गए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे इन दोनों के बीच में मतभेद होता है और कैसे इन दोनों का रास्ता अलग अलग महावीर धर्म में, जैन धर्म में बन जाता है। तो जो आगे की वीडियो है वो आगे के नेक्स्ट टॉपिक में बहुत शानदार टॉपिक के साथ आप लोग चैनल से जुड़े और पढ़ाई करें, और भी अपने दोस्तों, फ्रेंड, रिलेटिव जो भी आपके मित्र हैं सारे चैनल से जुड़े, और सारे जो भी पॉइंट्स पता चलता है सारे एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आपका जो 26 जनवरी को एग्जाम होने वाला है उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इससे पढ़ें और बेहतरीन फ्यूचर के साथ मेरी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें।